फ्रेंड्स, आज की कहानी है अकेलेपन की वेदना, भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, जब सोनल को पता चलता है उसको देखने लड़के वाले आए हैं तो सोनल अपनी मम्मी को मना कर देती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। तो उसकी मम्मी बोलती है, मैं तो तेरे पापा के फैसले से बंधी हुई हूँ, अब ये तेरे पापा का फैसला है, अब तुझे क्या करना है तू कर, ना मैं तेरे पापा को कुछ बोल सकती हूँ और ना ही तुझे। अगर तेरे पापा ने तेरे लिए कोई फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तू हमारी इकलौती बेटी है, अगर तू ही हमारी बात नहीं मानेगी तो कौन मानेगा। सोनल ये सुनते ही रोते हुए अंदर भाग जाती है। उसके जाने के बाद सोनल की मम्मी अपनी आंखों के कोरों को साफ कर लेती है और खुद से ही कहती है, बेटा हमें माफ़ कर देना, जब जब घर वाले तेरे ऊपर उंगली उठाते हैं हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आगे विक्रांत एक अच्छा लड़का है जो तुझे आगे नौकरी करने से भी नहीं रोकेगा। हमने तो कभी नौकरी नहीं करी, पर कम से कम तू तो कर पाएगी अपने सपने पूरे। तेरे पापा ने बड़ी ही सोच समझकर फैसला लिया है। सोनल अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। वो बोली, पापा क्यों आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, पर आपने अपनी कसम, अपने मरने की बात क्यों कही? क्या किसी लड़की के लिए उसके पापा से बढ़कर कोई होता है क्या? पापा तो हर एक लड़की का सुपर हीरो होता है, जो उसके सारे सपनों को पूरा करता है। अगर आप चाहते हैं मैं शादी करूं तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये बोलकर वो मन मारकर तैयार होने लगती है। उसने पिंक कलर का पटियाला सूट डाला हुआ था, दुपट्टा साइड में पिन अप कर लिया और वो बेहद सुंदर लग रही थी। उसकी मम्मी आई और बोली, हो गई क्या बेटी तैयार? नीचे सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर सोनल की आंखों में एक बार फिर नमी आ गई। वो खुद को रिलैक्स करके बोली, हाँ मम्मी मैं तैयार हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप हमेशा से चाहती थी। हमेशा पैंट शर्ट में दिखने वाली लड़की ने आज सूट सलवार डाला हुआ था। ये देखकर एक बार सोनल की मम्मी की आंखें भर आई। वो अपनी आंखों से काजल निकालकर सोनल के कान के पीछे लगाती ही बोली, बेहद प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, चल जल्दी चल वरना तेरे पापा गुस्सा होंगे। सोनल और उसकी मम्मी नीचे आ जाती है। उनको देखते ही सोनल के पापा बोलते हैं, ये लो भाई साहब, सोनल भी आ गई है। वो कुल मिलाकर 3 लोग थे, विक्रांत, विक्रांत की मम्मी, विक्रांत के पापा। विक्रांत भी उनका इकलौता बेटा था। विक्रांत की धड़कन तेज हो जाती है सोनल को देखते ही। आखिर वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। सोनल की मम्मी राजश्री जी ने सोनल को विक्रांत की मम्मी प्रीति जी और विक्रांत के बीच बैठा दिया। सोनल की पलकें झुकी हुई थी, वहीं विक्रांत की नजरें सोनल से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। विक्रांत ने एक नज़र सोनल को देखकर अपनी गर्दन झुका ली। वो नहीं चाहता था सोनल उसको इस तरह मवालियों का बर्ताव करते हुए देखे। प्रीति जी को सोनल का बिहेवियर बहुत पसंद आया, क्योंकि सोनल ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, वो उतना ही बोलती जितना ज़रूरी होता, बल्कि उसकी शरारत करती हुई आंखें शायद कुछ और ही कह रही थी। प्रीति जी ने फौरन अपना फैसला सुना दिया। वो बोली, राजश्री जी मैं झूठ नहीं कहूँगी, मुझे मेरे विक्रांत के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो खुद कम बोले पर उसकी आंखें उसकी सब बातें बता सके। विक्रांत थोड़ा रिजर्व टाइप का है ना, तो हम उसके लिए वैसी ही लड़की ढूंढ रहे हैं जो उसको समझ सके, और हमारी तलाश आज जाकर ख़त्म हो गई। क्यों जी? राकेश जी बोले, हाँ भाई साहब, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, आप अपनी राय बता दीजिए। अपनी मम्मी पापा की बात सुनकर विक्रांत की आंखें भी जल उठी। आखिर उसको भी सोनल एक नज़र में ही भाग गई थी। उसने एक नज़र सोनल को देखा जो चुपचाप नीचे की तरफ देख रही थी। उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ये देखकर एक बार तो विक्रांत को लगा शायद वो इस रिश्ते के लिए खुश नहीं है, पर उसने सोचा शायद वो अभी शर्मा रही हो, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गया। अमन जी बोले, भाई साहब हमें भी विक्रांत हमारी बेटी के लिए बहुत पसंद है, ना बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर विक्रांत के चेहरे की चमक और बढ़ गई, पर सोनल के चेहरे की चमक घट गई थी, क्योंकि उसको अपने सपने टूटते हुए दिख रहे थे, जो हालांकि उसकी नज़र में टूट गए थे। आज उसको लग रहा था क्यों वो एमबीए में आई, उसका आखिरी साल अब वैसे ही जाएगा, क्योंकि उसको लगा नहीं था विक्रांत की फैमिली का नेचर देखकर कि वो उसको नौकरी करने देंगे। सोनल को गुमसुम देखकर अमन जी बोले, बेटा सोनल, अपने होने वाले सास ससुर के पैर छुओ, आखिर वो अब तुम्हारे होने वाले मम्मी पापा भी हैं, अब जीवन भर वहीं रहना है। ये बोलते वक्त उनकी आंखों में भी पानी था। अपने पापा की आवाज़ सुनकर जैसे सोनल की तंद्रा टूटी, उसने झट से उनके पैर छू लिए।
राकेश जी ने उसके सर के ऊपर से 500 की गड्डी घुमाते हुए उसी को पकड़ा दी। सोनल ने मना किया पर राकेश जी बोले, बेटा ये शगुन के पैसे हैं और आपने मेरे पहली बार पैर छुए हैं तो क्या मैं अपने घर की लक्ष्मी को आशीर्वाद नहीं दूंगा। सोनल ने ये सुनकर पैसे ले लिए। जैसे ही उसने प्रीति जी के पैर छुए, प्रीति जी ने उसको बीच में ही रोककर अपने गले लगा लिया और उसको अपने गले की चैन पहनाते हुए बोली, वेलकम टू मिश्रा फैमिली, हम बहुत खुश हैं तुम हमारे घर आओगी। ये देखकर अमन जी और राजश्री जी की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार उनकी इकलौती बेटी इतने अच्छे घर में जा रही थी जहां उनसे दुगनी हैसियत के लोग थे। जहां विक्रांत इकलौता बेटा था तो सोनल को भी भरपूर प्यार मिलेगा। इसलिए ही तो उन्होंने विक्रांत जैसे लड़के का रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं दिया। प्रीति जी माहौल को गर्म देखकर बोली, अरे समधन जी मुंह मीठा करवाइए, ये मौका तो हंसने का है ना कि रोने का। राजश्री जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं प्रीति जी। ये बोलकर वो रसोई में गई और मिठाई ले आई। सब ने मुंह मीठा किया। ऐसे ही हंसते हंसते रोके की रस्म हो गई। सबकी सहमति से सगाई का दिन 1 हफ्ते के बाद रखा गया। विक्रांत और सोनल नहीं मिल सके क्योंकि ना उन्होंने खुद कहा ना उनके परिवार वालों ने इसके बारे में सोचा। वैसे भी विक्रांत तो इस शादी से खुश था, अगर दिक्कत थी तो वो बस सोनल को थी। उनके जाने के बाद सोनल ने अपनी मम्मी पापा को बहुत समझाया पर अमन जी अपने फैसले पर अडिग रहे। वो अपनी सख्ती में अपनी बेटी के आंसू भूल गए थे, पर शायद एक पिता का फैसला एक बार दुख देता है वरना जीवन भर हमेशा खुशियां ही देता है। इन दिनों में सोनल ने न जाने कितनी ही बार अमन जी को मना किया इस शादी के लिए, पर अमन जी मना कर गए तो सोनल ने कहना ही बंद कर दिया। राजश्री जी अपनी बेटी के आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ अपने पति के खिलाफ भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि जितना हक सोनल पर उनका था उतना ही अमन जी का भी था। ऐसे ही शॉपिंग का दिन भी आ गया। आज प्रीति जी विक्रांत के साथ आ रही थी सोनल को अपने साथ ले जाने ताकि कल के लिए उसकी ड्रेस की फिटिंग देख सके। दिन बीत रहे थे, सोनल बेहद उदास रहने लगी थी। इसका असर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। प्रीति जी आज सुबह से ही सोनल को जल्दी उठने के लिए बोल रही थी पर सोनल बहुत जिद्दी थी। प्रीति जी की आवाज़ को सुनकर भी अनदेखा कर रही थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था बाहर जाने का, इसलिए अपने कानों पर तकिया रखकर वापस से सो गई। राजश्री जी किचन में खाना बना रही थी, तभी बाहर से अमन जी आए और वह राजश्री जी को आवाज़ लगाकर बोले, सुनिए ज़रा, मैं गर्मा गर्म जलेबी पैक करवा कर लाया हूँ। सोनल को गर्मा गर्म जलेबी और दही बहुत पसंद है ना, उसको बोल दो वह खा लेगी वरना ठंडी हो जाएगी। राजश्री जी अपनी साड़ी के पल्ले से अपने गीले हाथों को पोंछते हुए बाहर आई और अमन जी के हाथों से जलेबी लेते हुए बोली, आपकी लाडली अभी तक उठी भी नहीं है। 10 बार बोल चुकी हूँ पर बहुत जिद्दी हो चुकी है आजकल। कल इसकी सगाई है पर छोटे बच्चे की तरह जिद पर अड़ी हुई है, उठने को तैयार ही नहीं है। कुछ दिनों में उसकी शादी भी हो जाएगी, तब ऐसे सोने को नहीं मिलेगा। अमन जी राजश्री जी को समझाते हुए बोले, राजश्री जी अपनी लाडली को अभी तो आप सोने दीजिए। अगर कल को उसके ससुराल में उसको जी भर कर सोने नहीं दिया तो कम से कम इसी बहाने हम उसको याद तो आएंगे। हमने अपनी लाडली पर कभी भी कोई बंदिश नहीं लगाई, पर आप तो जानती है ना हमारे परिवार वाले क्या कुछ नहीं बोल रहे थे सोनल के बारे में, इसीलिए जल्दबाजी में उसकी शादी करनी पड़ रही है। और क्या कुछ नहीं बोला मैंने अपनी लाडली को, कोई भी चीज़ उसके मुंह से निकलने से पहले उसके सामने आई है, पर आज उसकी यह विश पूरी नहीं कर सकता मैं। राजश्री जी की आंखें अमन जी की बात सुनकर गीली हो गई। वह समझती थी उसके पापा उसकी लाडली के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। विक्रांत लाखों में एक लड़का ढूंढा है उनकी लाडली के लिए, जिसके घर में हर एक तरह की सुविधा थी, जिससे भविष्य में उसको कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जब वह विक्रांत और उसके घर वालों को समझ जाएगी तब वह खुद बोलेगी। अमन जी आगे बोले, अगर उसको इतना अच्छा परिवार मिल रहा है तो मैं उसके आंसू देखने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं उसके चरित्र पर किसी को उंगली नहीं उठाने दे सकता। मेरी लाडली ने मेरा सिर हमेशा गर्व से ऊपर किया है, पर आज मेरा कर्तव्य है मैं अपनी लाडली को किसी के सामने झुकने नहीं दूं। और देखना राजश्री जी, जब जब मेरी लाडली ससुराल से यहाँ आएगी उसके चेहरे की चमक आपको साफ बता देगी वह विक्रांत के साथ कितनी खुश है। विक्रांत आज के युग का लड़का है जो उसकी पढ़ाई पर भी कोई बंदिश नहीं लगाएगा, बल्कि वह खुद उसको बोलेगा, अपनी पढ़ाई घर के काम धाम में बर्बाद मत करो, बल्कि आगे बढ़ो और नौकरी करो।
राजश्री जी बोली, यह तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी हमारी बेटी को इस समाज की जानकारी ही कितनी है, पर बीतते वक्त के साथ वह संभल जाएगी और अपने माता पिता को समझेगी भी। अमन जी बोले, राजश्री जी एक काम करना, आज मैं सब्जी बाहर से ही पैक करवा कर ले आता हूँ। सिर्फ गर्मा गर्म रोटियाँ प्रीति जी और विक्रांत के आने के बाद ही सेक देना, तब तक मैं बाहर होकर आता हूँ। यह बोलकर अमन जी बाहर चले जाते हैं और राजश्री जी किचन में चली जाती है। वहीं अपने कमरे के गेट पर सोनल खड़ी अपने मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। कितनी पागल थी वह जो यह सोच रही थी उसके मम्मी पापा को उसके फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, पर उन्होंने तो आगे की प्लानिंग तक कर रखी थी। उसको अपने ताऊ ताई चाचा चाची के दिए ताने याद आने लगे जो उसको कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सुनने को मिलते थे। कितने ही ताने, कितनी ही बातें अमन जी इग्नोर करते थे और अपनी लाडली पर विश्वास करके उसको बाहर भेजते थे। सोनल ने भी उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आने दी। शायद उन सब के दिए ताने ही उसको आगे बढ़ने में मदद करते थे। उनकी कही हुई बातें उसके हौसले को बढ़ा देती थी। सिर्फ इसी वजह से वह आज MBA के आखिरी साल में थी और हमेशा ही अपने क्लास में टॉप करती थी। आज अमन जी का यह रूप देखकर उसको यकीन हो गया था, माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं हो सकते। जहाँ तक बच्चों की सोच खत्म होती है, शायद वहाँ से माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचना शुरू करते हैं। फिर भी सोनल तो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। सोनल वॉशरूम में आई और उसने अपने चेहरे को अच्छे से धोया और किचन में जाकर राजश्री जी को पीछे से गले लगा लिया। वह चहकते हुए बोली, क्या कर रही है मदर इंडिया, आज आपने मेरे लिए आलू के पराठे नहीं बनाए। जब तक यहाँ हूँ तब तक तो आपने मुझे आलू के पराठे खिला ही सकती हो ना, और आजकल पापा भी मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी लाना बंद कर दिया है। राजश्री जी ने जब ये बात सोनल के मुंह से सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत दिनों बाद सोनल की चहकती हुई आवाज़ सुनी थी। तभी पीछे से अमन जी की आवाज़ आई। वो बोले, ऐसा कभी हो सकता है क्या मैं अपनी प्रिंसेस के लिए उसकी मनपसंद चीज़ ना लेकर आऊँ? अभी थोड़ी देर पहले ही लेकर आया था। सोनल अपने पापा की आवाज़ सुनकर इमोशनल हो गई। वो भागकर अपने पापा के गले लग गई और रोने लगी। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। आप मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं और मैं आपको गलत समझ बैठी। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप नाराज मत हो पापा। अमन जी उसकी बात सुनकर भावुक हो उठे और वो सोनल को गले लगाते हुए बोले, बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस एक बार विक्रांत को मौका देकर देखो, वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। एक बार उसको समझने की कोशिश करो। सोनल कुछ नहीं बोली, उसने हाँ में सिर हिला दिया। राजश्री जी बोली, सुनिए आप जल्दी से सब्जी ले आओ, प्रीति जी और विक्रांत जी कभी भी आने वाले हैं। और सोनल बेटा तुम तैयार हो जाओ, और हाँ जो तुम्हारा आसमानी रंग का सूट है वो ही पहनना, आज बहुत खूबसूरत लगोगी। आखिर पहली बार तुम बाहर जा रही हो दामाद जी और अपनी सासू माँ के साथ में। बोलते हुए उनका गला भराया। सोनल और अमन जी समझ गए वो अगर इस वक्त राजश्री जी के पास जाते तो शायद वो रोने लग जाती। इसलिए अमन जी बाहर चले गए और सोनल अपने रूम में वो जा ही रही थी, तभी उसको अपनी जलेबी याद आई तो उसने 2-3 जलेबी एक साथ उठा ली और खाने लगी। राजश्री जी बोली, अरे बेटा ज़्यादा गर्म जलेबी खाने से मुंह में छाले हो जाते हैं, कितनी बार कहा तुझे ज़रा फूंक मार कर खाया कर। तो वहाँ से जाती हुई सोनल की आवाज़ आई, मम्मा आपको पता है ना मुझे गरम जलेबी ही पसंद है। राजश्री जी रसोई के काम से फारिग हुई ही थी कि तभी बाहर विक्रांत की गाड़ी की आवाज़ आई। तो राजश्री जी बाहर भाग कर आई और सोनल को आवाज़ लगाती हुई बोली, बेटा जल्दी तैयार हो जा, वो सब आ गए हैं। फ्रेंड्स बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।